नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना के साथ ही ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। आज और कल के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी डिपार्टमेंट को एडवाइजरी जारी कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सही साबित होता दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में कई जगह पर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें उत्तरकाशी की गंगोत्री धाम की है, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। काफी दिनों के बाद गंगोत्री में बर्फ गिरी है। वहीं बर्फबारी के बाद पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। वहीं बर्फबारी के बाद पूरी घाटी में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ बर्फ गिरने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद कई जगह पर बर्फबारी हो रही है। चक्राता में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ पर बर्फबारी हुई है। लोखंडी क्षेत्र में स्नोफॉल हुआ। लंबे वक्त के बाद मौसम में बदलाव यहाँ पर देखा गया है और रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि बर्फबारी न होने से फलों की खेती बर्बाद होने की कगार पर थी। बदला मौसम, चक्राता क्षेत्र में साल की पहली बर्फबारी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अचानक आईटी पार्क में 1905 हेल्पलाइन सेंटर पहुंचे और वहां पर उसका औचक निरीक्षण किया, काम करने वालों से बातचीत की और होने वाले काम के बारे में यहां पर जानकारी भी ली है। इस दौरान सीएम धामी ने एक शिकायतकर्ता से बातचीत की और उसकी समस्या को जाना। निरीक्षण के दौरान उनके साथ मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद थे। तो देख सकते हैं ये दो तस्वीरें आप। काम करने वालों से बातचीत भी की है सीएम पुष्कर धामी ने। देहरादून की ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक शिकायतकर्ता से भी बातचीत की है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कमेटी 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी धामी सरकार। जी हां, धामी सरकार को दरअसल ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा और 6 फरवरी को धामी सरकार विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट लाएगी, जिसके बाद इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो कमेटी सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी और 2 फरवरी को ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसके बाद जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, माना जा रहा है कि उसमें इसे पास कराया जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट की खासियत क्या है, यानी कि यूसीसी जो कानून आने जा रहा है उसकी खासियत क्या है, वो भी आपको हम बता रहे हैं। तो सभी के लिए समान अधिकार होंगे इसमें। हलालात और इद्दत पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है। तलाक के लिए समान अधिकार होंगे। उत्तराधिकार के लिए बेटी और बेटे में एक जैसी व्यवस्था होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी इसमें आ सकता है। 18 से 21 साल वालों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है और माता पिता की अनुमति लेनी होगी रिलेशनशिप के लिए। शादी के लिए लड़कियों की उम्र इसमें तय हो सकती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए, या फिर कहें कि सभी धर्मों के लिए भारत में एक कानून हो जाएगा। एक देश एक कानून, इसे नाम दिया जा रहा है। तो सरकार के मैनिफेस्टो में, सरकार के एजेंडे में हमेशा से ही यूसीसी रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की बात की जाती रही है। सुनील देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, माना जा रहा है कि इस बार जो विधानसभा का विशेष सेशन बुलाया गया है उसमें ये बिल पास करा लिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूसीसी के आने के बाद बदल जाएंगी, लेकिन फिलहाल क्या ताजा अपडेट खबर को लेकर?
देखिए सीनम, 2 फरवरी को कमेटी अपना ड्राफ्ट सौंपेगी। 3 फरवरी को यहाँ पर कैबिनेट बुलाई गई है, जिसमें कैबिनेट के सामने ये ड्राफ्ट रखा जाएगा और 5 फरवरी से जो विधानसभा सेशन शुरू होगा उसमें 6 फरवरी को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल है, जो विधेयक है, उसको टेबल किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है, हालांकि इसको अभी पब्लिकली ओपन नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, इसमें खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड में 400 सेक्शन हैं और इनमें अधिकतर जोर आधी आबादी पर है, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर इसमें काफी कुछ चीजें शामिल की गई हैं, चाहे वो महिलाओं के अधिकारों की बात हो, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने की बात हो, या फिर खासकर अगर हम देखें कि तलाक की बात हो, तो वो तलाक चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे मोमडन कैटेगरी में हो, हिंदू कैटेगरी में हो, तलाक का जो बेसिक जो आधार होंगे वो दोनों के लिए एक जैसा होगा, ताकि इसमें महिलाओं का जो एक प्राकृतिक अधिकार है उसका हनन न हो। महिलाओं को और सशक्त करने की बात यूनिफॉर्म सिविल कोड में कही गई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खासकर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में अभी तक कई बार जब मामले खराब होते हैं, आपस में विवाद होता है, तो जब जानकारी मिलती है तो ये भी पता नहीं लग पाता कि जो लड़का था या जो लड़की थी वो कहाँ के रहने वाले थे। कई बार लोग नाम बदलकर एक दूसरे के साथ चीटिंग कर लेते थे। इसको रोकने के लिए लिव इन रिलेशनशिप के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक पोर्टल बनाने की बात कही गई है, जिस पोर्टल में दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसमें आधार कार्ड भी लिंक होगा। ये अनिवार्य किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, जो बताया जा रहा है। 18 से 21 साल के जो युवक युवतियां होंगी लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए, उनके लिए ये अनिवार्य होगा कि वो अपने गार्जियन की, अपने माता पिता की परमिशन लेटर जरूर पोर्टल पर डालें। जब वो पोर्टल पर परमिशन लेटर डालेंगे अपने अभिभावकों की, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन ओके होगा। तो इस तरह के तमाम प्रावधान यूनिफॉर्म सिविल कोड में किए गए हैं। कोशिश ये है कि समय के साथ साथ जो नियम कानून जो पुराने हो चुके हैं उनको बदला जाए और खासकर एक समानता, एक रूपता आए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से जुड़े हुए। बिल्कुल, एक देश एक कानून हो, इसके लिए लगातार बीजेपी बात करती आई है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए। राधा रतूड़ी उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव बन गई हैं। शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 1988 बैच की सीनियर आईएएस ऑफिसर राधा रतूड़ी राज्य की मुख्य सचिव बन गई हैं। इसके साथ ही उनके खाते में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होने का भी रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। राधा रतूड़ी शाम को 5 बजे चार्ज संभालेंगी और राधा रतूड़ी ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। वहीं राधा रतूड़ी ने यह भी कहा कि सरकार राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग को अपनी प्राथमिकता उन्होंने बताया है। जैसा आप लोगों ने देखा ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई कार्यक्रमों में ये कहा है कि ये जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा और जो मुख्यमंत्री जी का एक विजन है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और उससे जनता की संतुष्टि, तो इन्हीं मंत्रों पे हम लोग आगे कार्य करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है उसके साथ हम लोग पूरे सहयोग से, ब्यूरोक्रेसी पूरे सहयोग से काम करेगी। हम लोग प्रदेश को आगे ले जाएंगे, उत्तराखंड का दशक बनाएंगे इसको और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जितने एमओयूज हुए हैं उनकी ग्राउंडिंग पे फोकस रहेगा। अवस्थापना सुविधाएं कैसे बेहतर होंगी, चारधाम यात्रा कैसे सुगम होगी, पेयजल की उपलब्धता सभी गांव में हो, स्वच्छता हो इस पूरे प्रदेश में। बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जिन पे हम लोग मिलके एज अ टीम हम लोग काम करें। जोशीमठ में भूधंसाव के बाद लोगों की चिंता बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि जोशीमठ के आसपास जो जगह सुरक्षित है वहां पर स्थानीय लोगों को बसाया जाना चाहिए। साथ ही सेना के पास जो जमीन लोगों की है उसमें भी स्थानीय लोगों के रहने के लिए आवास बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों को यहां से पलायन ना करना पड़े। जोशीमठ को 3 भागों में बांटा गया है और 14 से ज्यादा डेंजर जोन बनाए गए हैं। लेकिन ये जो एक शहर उजाड़ने की आपने एक षड्यंत्र, हमको तो षड्यंत्र की वो आ रही क्योंकि साल भर से कुछ भी नहीं हुआ, एक कदम हम आगे नहीं बढ़े। केवल रेड जोन, कहीं पीला निशान लग गया, कहीं काला निशान लग गया है, आपने पैसे ले जा बिजली। अब बच्चों की पढ़ाई बोर्ड आने वाला है और बिजली का, अब तो तुम्हें उसी दिन ये उनसे लिखित ले लेना चाहिए था ना जिस दिन। अब आपने तो हमारे समाज को बांट के रख दिया आज के समय में
कि आधे को आपने दे दिया, आधे को आपने छोड़ दिया। नैनीताल में पंगुट देचौरी सड़क खस्ताहाल है। ये सड़क कई जगहों पर टूट भी गई है। 2018 में सड़क में डामरीकरण भी हुआ था, लेकिन 6 महीने भी डामरीकरण नहीं चल पाया। पर्यटन स्थल को जोड़ने वाले सड़क की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पर्यटक भी आधे रास्ते से ही वापस लौट रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों को बड़ा नुकसान इसकी वजह से झेलना पड़ा। 12 से ज्यादा गाँव को जोड़ने वाले इस सड़क की हालत खस्ता है। गाँव वालों को अस्पताल आने जाने में भी दिक्कत होती है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक सड़क का सुधार नहीं हुआ। पर्यटन आता है, महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते हैं और पंगुर से नीचे आने के लिए कई बार तो वापस भी हो जाते हैं। रोड इतनी हालत खस्ता है रोड की। पंगुर देचौरी मोटर मार्ग है, इसमें मरीज ले जाने में भी दिक्कत रहती है। गड्ढे हुए हैं, कितने लोग बाइक वाले ऐसे ही गिर जाते हैं। और आगे पंगुर देचौरी में 2 किलोमीटर टेंडर हुआ है, जो अभी 2-3 महीने से बाधित है। कोई कार्य नहीं चल रहा है, बार बार कहने पर भी कोई नहीं सुन रहा है। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ बीएसपी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस उपचुनाव को जीतने का दम भर रही है, वहीं बीजेपी भी उपचुनाव जीतने की बात कर रही है। मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक बार भी यहां पर ये सीट नहीं जीत पाई है और जीतने का दावा कर रही है। के सामने कोई चुनौती नहीं है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे मंगलौर का उपचुनाव हो, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन चुनाव होगा आप देख रहे होंगे जनता किस तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक अच्छे मतों के साथ ये चुनाव जीतेगी और अच्छी तैयारी कांग्रेस पार्टी। कोई फंडा भारतीय जनता पार्टी का मंगलौर में नहीं चलेगा। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में पौराणिक माघ मेले के बाद प्लास्टिक का कूड़ा फैला हुआ है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। देखिए, ये तस्वीरें उत्तरकाशी के रामलीला मैदान की हैं, जहां हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है और इस कचरे को हर दिन जलाया जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा हर साल कराए जाने वाला पौराणिक मेला 25 जनवरी को खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद न जिला पंचायत ने इस कचरे को हटाने की सुध ली और न ही नगर पालिका ने। क्योंकि मेले के बाद कोई भी इस तरीके की प्रायर स्ट्रैटेजी तैयार नहीं की गई कि इतने मेले के बाद कितनी टन प्लास्टिक और कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा होगा और उसका किस तरीके से निस्तारण किया जाएगा। तो ये बहुत जल्द, अगर ये प्लास्टिक को प्रॉपर इसका निस्तारण नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गाय घूम रही हैं और जितने भी मनुष्य घूम रहे हैं जले हुए प्लास्टिक का, उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है। मेले के बाद मैदान की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि नगर पालिका जल्द कचरा साफ करने का दावा कर रही है और धनराशि भी जमा कराने के लिए मैंने कहा गया था। उनसे वार्ता हुई है, वो लोग धनराशि भी जमा करा रहे हैं और उसके उपरांत अभी कुछ मेले में अभी कुछ दुकानें जो निकल रही है, अभी कई लोग अपना सामान उठा रहे हैं, वहाँ से हमने लोगों को हटाया भी है। तो धीरे धीरे हमने सफाई कराई है। अब जैसी सारी दुकानें हट जाएंगी तो पुरानी कंडीशन में उसकी सफाई हम करवा देंगे। मेला खत्म होने के एक हफ्ते बाद भी मैदान की सफाई नहीं हुई, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में 25 तारीख को जो माघ मेला था समाप्त हो गया था। उसके बाद किस तरह के हालात है, ग्राउंड जीरो पे जो मैदान है पूरा प्लास्टिक की थैलियों से पटा पड़ा है और गंदगी का पूरी तरह से अंबार लगा हुआ है। और आज लगभग कह सकते हैं कि एक हफ्ता पूरा बीत चुका है, उसके बाद भी सफाई यहाँ पे नहीं की गई है। जो जिला पंचायत जिसने माघ मेला कराया उसने फील्ड को उसी हाल में छोड़ दिया और जो नगर पालिका जिसकी जिम्मेदारी होनी थी कि फील्ड को साफ करना था, उसने भी साफ नहीं किया। और हालात न्यूज़ 18 रामलीला मैदान उत्तरकाशी। उत्तराखंड में 6 आईएएस और 12 पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बरनिया का तबादला हुआ है, उन्हें अपर आयुक्त आबकारी बनाया गया है। वहीं उत्तरकाशी के डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट बनाए गए हैं। वहीं अभिषेक रोहेला का उधम सिंह नगर तबादला किया गया है। रोहेला को उधम सिंह नगर के जिला विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही पीसीएस पंकज कुमार को केएमवीएन का जिम्मा सौंपा गया है और कुसुम चौहान को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार बनाया गया है।
बाबा केदारनाथ की यात्रा के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की मांग उठी है। केदारनाथ विधायक ने कुंभ की तर्ज पर केदारनाथ यात्रा के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की है ताकि यात्रा को और ज्यादा सुगम बनाया जा सके और यात्रियों की सुविधाओं में भी इजाफा हो सके। कम से कम जो है प्रशासनिक व्यवस्था कुंभ के पैटर्न पे इनको देना पड़ेगा। जरूर देंगे क्योंकि वित्तीय व्यवस्था भी चाहिए। अभी तो हम पिछले संसाधनों से चला रहे थे बस। अब जो है जो सरकार हमको संसद वित्तीय संसाधन भी देगी, मैन पावर भी देगी। वोकल फॉर लोकल और स्थानीय प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार में जीआई टैग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बागेश्वर में भी स्थानीय प्रोडक्ट को मार्केट में एक नई पहचान मिल रही है। देखिए, बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में इस बार जीआई टैग उत्पादों की अच्छी डिमांड रही। सरकार की स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की मुहिम रंग लाने लगी है। ऐसे में स्थानीय तांबे के बर्तन और दूसरे कई उत्पादों की जमकर बिक्री हुई। इसके साथ ही तांबे पर किए गए एपर भी लोगों को काफी पसंद आए। स्थिति ये है कि मेले के बाद इन प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ने लगी है। जीआई प्रोडक्ट करने समता क्राफ्ट को जीआई प्रोडक्ट होने से हमें मार्केट मिला जीआई का, और जो बाजार से मटेरियल बनाते थे हमारे नाम पे वो बेचते थे, वो चीज़ें बंद हुई है और जीआई प्रोडक्ट पर हम समता क्राफ्ट का हैंडमेड उत्पाद अच्छा बिक रहा है। ताम्र नगरी बागेश्वर में तांबे और पीतल के बर्तनों का एक अलग बाजार है और मांगलिक कार्यक्रमों के समय इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। जिला प्रशासन ने भी ताम्र शिल्प कला को आगे बढ़ाने में काफी मदद की, जिससे यहाँ के कारीगरों को एक नया बाजार मिला।